हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पवन बायो क्लासेस। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल एग्जाम। एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। हम हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा जानेंगे। एसएससी सीजीएल एग्जाम क्या होता है, क्या क्या करते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस चीज़ों में रिक्रूटमेंट होती है, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना हो कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। तो एसएससी सीजीएल मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। यह एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जो कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है इंडिया में। ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बहुत सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट हैं, पोजीशन हैं, उनको फिलअप करने के लिए ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। ओके। और ये जो पोजीशंस होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के कैंडिडेट्स को फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। ठीक है। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यह एसएससी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अलग अलग रोल में, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग कैंडिडेट्स को ये सेलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम। ठीक है। और ड्यू टू द जॉब सिक्योरिटी, गुड पे स्केल एंड सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें जो हैं और ये सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसकी वजह से एसएससी सीजीएल एग्जाम अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स एवरी ईयर। लाखों कैंडिडेट्स हर साल इस एसएससी सीजीएल एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम का? तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि पोस्ट बाय पोस्ट वेरी करती हैं। स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके। ये साल में एक बार एनुअली ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और करीब 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स हर साल अप्लाई करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। ये इंडिया के बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है। हमारा एसएससी सीजीएल एग्जाम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाता है। हाँ, केवल वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है वो पूरी तरह से इंग्लिश में होता है। ओके। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है? इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद पासिंग दिस एग्जाम प्रोवाइड्स स्टेबल एंड रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स। आपको एक स्टेबल और रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इसके अलावा एक अट्रैक्टिव सैलरी होती है। आपके जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो डीए, टीए, एचआरए, ये सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। इसके अलावा जो प्रेस्टीज है गवर्नमेंट जॉब का वो है हाईली रिगार्डेड इन सोसाइटी। समाज में इसको बहुत ही इज्जत देने वाली नजर से देखा जाता है, और जो आपका प्रोफेशनल स्टेटस और रिस्पेक्ट है वो इस गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा सर्विस टू द नेशन, राष्ट्र की सेवा के लिए कई लोग पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स होती हैं उसको लेकर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल डेवलपमेंट में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व किए जाते हो, आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। बात करते हैं कि करियर आफ्टर एग्जाम। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या करियर होती हैं। तो कई सारे पोजीशन जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन कमिंग ऑफिसर, जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारे जो पोजीशंस होते हैं वो एसएससी सीजीएल एग्जाम के द्वारा फिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज हुई, होम अफेयर मिनिस्ट्री हुई, इनमें जो पोजीशंस अवेलेबल हैं, जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं, उनमें रिक्रूटमेंट होता है। ओके। इसके अलावा सिलेक्शन के बाद
जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है प्रमोशंस की, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू प्रमोशंस मिलता है, सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन मिलता है या परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस आपको मिलते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एक मौका होता है कि हम धीरे धीरे हायर लेवल की पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं प्रोग्रेस करते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बार बार कह रहा हूं, देयर इज अ जॉब स्टेबिलिटी। एक बार सिलेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइफ लॉन्ग इस जॉब को अपना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है इस जॉब के लिए। ओके, और इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो मेनली देखा जाए तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, 4 आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं जॉब की। पहला है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, फिर है पब्लिक इंटरेक्शन, तीसरा है पॉलिसी इंप्लीमेंट और चौथा है सुपरवाइजरी रोल्स। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी की, तो पोस्ट पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डाटा मैनेजमेंट, रिपोर्ट प्रिपरेशन और फाइल मेंटेनेंस, इन सारी चीजों की ड्यूटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोल्स हैं जैसे कि इंस्पेक्टर का रोल होता है जिसमें आप डायरेक्टली इंगेज होते हो पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और वेरिफिकेशन के लिए, आप डायरेक्टली पब्लिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हो। इसके अलावा बात करते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस की। बहुत सारे रोल ऐसे हैं जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो रोल होते हैं इसलिए इन्वॉल्व होते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसको कायदे से लागू किया जाए। जो अलग अलग पॉलिसी आती है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उसको कायदे से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कायदे से लागू करवाया जाए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो सुपरवाइजरी रोल्स होते हैं, जब आप सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो आपको सुपरवाइजर का कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाता है, जिससे कि आपके जो जूनियर स्टाफ्स हैं, जो ऑफिस के स्टाफ्स हैं, वो और जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो आप सुपरवाइज कर सको। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेनली वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला तो होता है टीयर्ड एग्जाम, दूसरा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ पोस्ट के लिए जिसमें कि जरूरी होता है, और सबसे लास्ट में अगर ये आपका सक्सेसफुल है फिर आप डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाते हो। ओके, तो बात करते हैं टीयर्ड एग्जाम्स की। तो जो टीयर्ड एग्जाम्स होता है वो मेनली एसएससी सीजीएल एग्जाम में 4 टीयर सिस्टम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड 4। तो टीयर 1 क्या होता है? टीयर 1 इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम, ओके, जो कि हमारा एमसीक्यू या फिर मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप का होता है। टीयर 2 है हमारा मेन एग्जाम, जिसमें कि आपके मल्टीपल पेपर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर फोकस किए गए रहते हैं। तीसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, आपको एक एस्से लिखना होता है या फिर लेटर राइटिंग होती है या फिर एप्लीकेशंस लिखने होते हैं। ओके, और चौथा है आपका स्किल बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि आपके डाटा एंट्री स्पीड को टेस्ट किया जा सकता है या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को चेक किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके जॉब रोल पर कि आप किस जॉब के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रही है, किस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रीलिमिनरी एग्जाम है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपके 4 सेक्शंस में ये एग्जाम होता है, ठीक है। पहला सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, और रीजनिंग दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स, टोटल 200 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 50 नंबर होते हैं हर सेक्शन के लिए, 50 मार्क्स पर सेक्शन, जिसकी जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कई लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर गलतफहमी में बहुत सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर कर देते हैं, जिससे कि आपका निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना होता है टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 जो आपका है वो आपका मेन एग्जाम है, ये आपका एमसीक्यू
ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का होता है, एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये आपके होता है 2 आवर्स पर पेपर, ठीक है। टोटल आपके 4 पेपर्स होते हैं, ओके। जिसमें है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशंस, ठीक है। फिर आपका जो पेपर 3 होता है वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि आप अगर कोई स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होते हैं तो आपके लिए ये पेपर कंपलसरी होता है। और चौथा है जनरल स्टडीज, इसमें कि आपके फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी आपका स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। टोटल 200 नंबर का होता है, हर एक पेपर आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें कि जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, 2 एंड 4। पेपर 1, 2 और 4 में 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। बात करते हैं टीयर 3 की। तो जो आपका टीयर 3 होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये पेन और पेपर मोड का होता है। इसमें आपको एस्से लिखना होता है, लेटर राइटिंग करनी होती है या फिर एप्लीकेशन राइटिंग करनी होती है। टोटल आपके 100 मार्क्स का होता है और इसमें 60 मिनट्स का ये पेपर होता है, यानी कि 1 घंटे का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं टीयर 4 की, जो कि स्किल बेस्ड टेस्ट होता है। ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही ये टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाती है या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है कि आप कंप्यूटर को यूज करने में कितने अच्छी तरह से आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। इस पेपर में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये दोस्तों, ये है आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न। बात करते हैं कि जो एग्जाम होते हैं उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या हैं। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है आपके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस। ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जनरल अवेयरनेस के। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें आपके जो मैथ्स होती है क्लास 10th लेवल से ग्रेजुएट लेवल की, उसको आपको चेक किया जाता है। और इसमें काफ़ी ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। अगला है आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस। तो इसमें आपको ग्रामर पर फोकस करना होता है, वोकैबुलरी पर फोकस करना होता है, जो सेंटेंस करेक्शन है और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस हैं उन पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है। जो रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एनालिटिकल स्किल्स आपकी चेक की जाती है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी चेक की जाती है, और जो पैटर्न होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को चेक किया जाता है, ओके। बात करते हैं रेफरेंस मटेरियल की कि सबसे बेस्ट रेफरेंस मटेरियल एग्जाम के लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यानी कि कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं उसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो वो ल्यूसेंट की या फिर अरिहंत की सबसे इफेक्टिव मानी जाती है एसएससी के प्रिपरेशन के लिए, रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए, ओके। फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्टिंग होती है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ये भी काफ़ी एक अच्छा रिलायबल सोर्स है आपके प्रिपरेशन के लिए। और जो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए, और एक जो मनोरमा ईयर बुक होती है वो आपके करंट अफेयर्स और जीके को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये एक कुछ बेस्ट रेफरेंस मटेरियल्स हैं। इनके अलावा अगर आपके पास और भी कोई रेफरेंस मटेरियल बेस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एसएससी सीजीएल के एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान हमें अपना एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाना होगा अपने खुद के, क्योंकि अपनी हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, क्या हमारी खासियत है, क्या कमजोरी है, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि हम कितनी देर लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, और उस स्टडी प्लान पर फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी वीक एरियाज हैं उन पर सबसे पहले फोकस करिए,
ओके। और हमेशा क्वालिटी स्टडी मटेरियल यूज करिए। ऐसा नहीं कि आपको राह चलते कोई भी स्टडी मटेरियल मिल गया, आपने उसको यूज किया, पढ़ना शुरू किया। ऐसे आपको बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, तो उससे आपको बच करके रहना है। हमेशा क्वालिटी स्टडी मटेरियल यूज करना है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं, पिछले 8-10 साल के, तो मैक्सिमम 8-10 साल के पेपर्स आप यूज करिए, देखिए। उसमें आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपना एक डेली और वीकली टारगेट सेट करिए कि आपको डेली एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश करना है, और वीकली आपको अपने हफ्ते भर में जितना भी पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है, उसको फिनिश करना है। ये टारगेट आपको सेट करना होगा। इसके अलावा जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं या फोरम होते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए आपको डिस्कशंस के लिए उनको। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, और एग्जाम में आती हुई चीजें भी हम नहीं कर पाते हैं, हमसे छूट जाती हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा रेगुलर ब्रेक्स लेना होगा। लगातार पढ़ाई आपको, ये समझ लो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लगातार 2 घंटे, लगातार 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फायदा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। बीच बीच में आपको रेगुलरली ब्रेक लेना होगा। ब्रेक लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप 50 मिनट्स की स्टडी कर रहे हो, 50 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो। 50/10 ये आप अपने दिमाग में रख करके चलिए। 50 मिनट की स्टडी, 10 मिनट का ब्रेक, अगेन 50 मिनट स्टडी, अगेन 10 मिनट ब्रेक, अगेन 50 मिनट स्टडी, अगेन 10 मिनट ब्रेक, एंड ऐसे लगातार 4 साइकिल के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर ब्रेक जो होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस है, उस पर आप हमेशा ध्यान रखिए। आप कुछ मेंटल गेम खेल सकते हैं चेस टाइप का, और फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान रखिए। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस होती हैं, उनसे आप हमेशा अपडेट रहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पास कुछ नोटिफिकेशंस के अपडेट्स नहीं पहुंच पाते हैं, और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो छूट जाती हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। ओके, जो नोटिफिकेशंस हैं उनसे हमेशा अपडेटेड रहिए आप। अब है कि आपको क्या नहीं करना है। पहला है, डोंट क्रैम न्यू टॉपिक्स जस्ट बिफोर द एग्जाम। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, उन्हें कोई नया टॉपिक मिल गया, वो उसको पढ़ने के लिए बैठ गए और उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एग्जाम से काफी पहले से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, और एग्जाम के टाइम के पहले अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओके, अवॉइड प्रीकास्टिनेशन। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से प्रिपेयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है कि अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले 7-8 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो उसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम से साल भर पहले से अपनी प्रिपरेशन रेडी कर रहे हो और डेली केवल 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, वो भी काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो चीजों को टालने की कोशिश मत करिए। जो चीजें स्टार्टिंग से ही चल रही हैं, जो चीजें आपके पास काफी लंबा टाइम है, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने ऐसे सीजीएल की प्रिपरेशन पर दीजिए, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि टियर 3 का पेपर, उसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से ही लेटर लिखते आ रहे हैं, बचपन से ही एस्से लिखते आ रहे हैं। गाय हमारी माता है, इसके 2 आंख होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। आपको इस चीज को गहराई से समझना होगा कि आप एक नेशनल लेवल का कंपटीशन देने जा रहे हो, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो उसको आप इग्नोर मत करिए, उसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विथ मल्टीपल रिसोर्सेज। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक की 10 किताब खरीद लेते हैं, और वो 10 किताब में से 8 किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि एक किताब को 10 बार पढ़ना आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बजाय कि आप 10 किताब को एक एक बार पढ़िए। ओके, तो आप अपने पास रिसोर्सेज कम रखिए, रिलायबल रिसोर्सेज रखिए, अप टू डेट रिसोर्स रखिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अवॉइड गेस वर्क ऑन एग्जाम डे।
एग्जाम में आप बैठ गए हैं, अब आप तुक्का लगा रहे हैं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर डी था तो इसका डी तो हो ही नहीं सकता। तुक्केबाजी से एसएससी सीजीएल के एग्जाम नहीं निकाले जा सकते हैं। तो डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विथ अदर्स। अपना जो प्रोग्रेस है उसको दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। हो सकता है कि दूसरे का वीक एरिया कुछ और हो, आपका वीक एरिया कुछ और हो, दूसरे के प्लस पॉइंट्स कुछ और हो, आपके प्लस पॉइंट्स कुछ और हो, ठीक है। तो उससे कंपेयर करेंगे तो आप अपने खुद की प्रोग्रेस, खुद की परफॉर्मेंस बिगाड़ लेंगे। आप हमेशा अपने से कंपेयर कीजिए, खुद से कंपेयर करिए और एवरीडे खुद को बेटर बनाने की कोशिश करिए। इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन हैं, जो कहीं से भी आपको राह चलते या फिर इंटरनेट से इधर उधर से मिल जाती हैं, आप दूर रहिए। जो रिलायबल रिसोर्सेज हैं, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन हैं, उन पर फोकस करिए, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। बाकी जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन हैं उनसे दूर रहिए। इसके अलावा है कि अवॉइड स्टेइंग अप लेट राइट बिफोर द एग्जाम। एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है और आप अभी से रेडी हो रहे हो कि अरे यार अब तो एग्जाम आ गया, अब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और एक हफ्ते में ही आप सोचो कि ये सारी प्रिपरेशन हम कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम से काफी पहले से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी होगी। एग्जाम के कुछ दिन पहले की हुई प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेगी, वो आपको कहीं से भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, ये चीजों पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाली है। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, एग्जाम के दौरान अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे, तो उसको निग्लेक्ट मत करिए। इसके अलावा अवॉइड ओवर थिंकिंग आफ्टर मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपकी परफॉर्मेंस जो हुई वो बहुत बिगड़ गई या फिर कुछ बिगड़ गई, अब आपने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया कि हम तो इस काबिल ही नहीं कि एसएससी सीजीएल निकाल पाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वो बच्चे भी टॉप करते हैं जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कभी कभी सेकंड डिवीजन ही क्वालिफाई किए रहते हैं, थर्ड डिवीजन ही क्वालिफाई किए रहते हैं। तो अगर आपका मॉक टेस्ट जो हो रहा है वो गड़बड़ हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से प्रिपेयर करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, जो वीक एरियाज हैं उनको हाईलाइट करिए और उन पर वर्क करना शुरू करिए। ओके, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बात करते हैं फैक्ट्स एंड मिथ अबाउट द एग्जाम। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वास्तव में हैं, और कुछ मिथ हैं जो कि कुछ अफवाहें फैल गई हैं, उनको आपको समझना होगा, उनको आपको जानना होगा। तो सबसे पहले तो ये मिथ है कि एसएससी सीजीएल इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी, यानी कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स हैं ये तो केवल उनके लिए है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोई भी ग्रेजुएट्स हों, ये उन सब के लिए ओपन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है वो उसकी रैंकिंग कितनी है। आप हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी से किए रहो या फिर सबसे लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रहो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप एसएससी सीजीएल एग्जाम में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस इन द एग्जाम इज व्हाट मैटर्स, नॉट द यूनिवर्सिटी नेम। आप एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो वो मैटर करता है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड्स कैन नॉट स्कोर वेल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैथ की जो नॉलेज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो नॉलेज होती है वो बेसिक होती है, ठीक है। और जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो जनरली अप टू द 10th ग्रेड के होते हैं, यानी कि 10वीं तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल पैटर्न्स, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स वगैरह होते हैं, उन पर फोकस्ड होते हैं। तो अगर आपकी मैथ की नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, प्रैक्टिस से आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर उनके प्रैक्टिस प्रॉपर है और वो कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा है यू नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे टू पास एसएससी सीजीएल एग्जाम। ये इंडियंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई को घंटों में नापना शुरू कर देते हैं। हम 8 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। नहीं, ये पढ़ाई आपको कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई की क्वालिटी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उस 8 घंटे में अगर आप 6 घंटे मोबाइल चला रहे हो तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, एक्टिव हो ड्यूरिंग योर स्टडी आवर्स, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी को बर्बाद करेगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करिए, थोड़ी ही देर करिए, लेकिन फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान के साथ करिए। ठीक है, कुछ ही घंटे करिए, 3 ही घंटे करिए, 4 घंटे करिए, तब भी अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, तब भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फैक्ट्स और मिथ की। तो सबसे है कि यू नीड टू अटेंड एक्सपेंसिव कोचिंग्स टू क्लियर एसएससी एग्जाम। कि भैया जब तक आप कोई बढ़िया सा कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे, एक महंगी कोचिंग, हाई फाई कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे, तब तक आप एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, कोचिंग अक्सर आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको बहुत ही इजीली तरीके से बचाया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स हमेशा एसएससी सीजीएल एग्जाम को अपनी सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करते हैं। आप कितनी भी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी सेल्फ स्टडी जीरो है तो स्कोर भी आपका जीरो ही होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जीरो होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, अफोर्डेबल बुक्स हैं और मॉक टेस्ट हैं जो कि आपके सेल्फ प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, इफेक्टिव सेल्फ प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो उस पर आप फोकस करिए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल ओनली ऑफर डेस्क जॉब्स विथ लिमिटेड फील्ड रोल। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो चुपचाप डेस्क पर बैठे रहोगे, डेस्क जॉब करते रहोगे, बाबू बन के रह जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको डेस्क और फील्ड रोल दोनों प्रोवाइड करता है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें आपको फील्ड वर्क करना होगा, यहाँ तक कि ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम केवल आपको डेस्क जॉब ऑफर नहीं करता। इसके अलावा वंस यू ज्वाइन इन अ जॉब फॉर एसएससी सीजीएल देयर इज नो फर्दर ग्रोथ। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपकी फिर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। जी नहीं, एसएससी सीजीएल एग्जाम बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इसमें प्रमोशंस होती हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय जो होते हैं और हायर लेवल पर जा सकते हैं टाइम टू टाइम, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपने एग्जाम में परफॉर्म करने पर, अपने ड्यूटी में परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनका प्रमोशंस होता रहता है। ओके, बात करते हैं अगले फैक्ट्स और मिथ की। तो पहला है कि ये एग्जाम इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लक प्लेज अ मेजर रोल इन क्लियरिंग इट। कि भाई ये एग्जाम जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। हाँ, जो लकी बंदे होते हैं वो इसे क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जो एग्जाम है उसके जो डिफिकल्टीज लेवल हैं उसमें कुछ वेरिएशन हो, लेकिन जो सिलेबस हमारा होता है वो एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, और इसकी जो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन होती है या आपको सिग्निफिकेंटली आपके सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव करती है। अगर आप लगातार प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लक का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अगला है इफ़ यू फेल वंस यू कैन नॉट सक्सेस इन फ्यूचर अटेम्प्ट्स। आपने एक बार एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, अब आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो हर एक अटेम्प्ट आपको क्या करता है, आपकी नॉलेज को, आपकी स्ट्रेटजी को, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, जिससे कि आपके पास चांसेस हैं कि आप अगले जो अटेम्प्ट्स हैं उनमें आप क्वालिफाई कर जाओ। ओके, इसके अलावा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
लेकिन ये भी कहा जाता है, एक फैक्ट, एक मिथ ये भी है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ योर मैथ्स एंड रीजनिंग आर स्ट्रांग। भैया अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जी नहीं, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो ये आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, खास करके टीयर 1 एंड टीयर 2 के एग्जाम में अगर आपका इंग्लिश का जो नॉलेज है वो तगड़ा है तो ये आपके टोटल स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश पर भी आपको उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि ओनली हाई स्कोरर्स इन एकेडमिक्स कैन क्लियर एसएससी सीजीएल, कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में केवल जो हाई स्कोर किए हुए लड़के रहते हैं वही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिन्होंने अपने एकेडमिक्स में 10th में 12th में ग्रेजुएशन में तगड़े नंबर से क्वालिफाई किए हों, 70%, 80%, 90% हासिल किए हों, केवल वही एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ होता क्या है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है जो पेपर आपके सामने है। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो कि आपके स्कूल में हुई, आपके कॉलेज में हुई, उससे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप फोकस्ड होकर के और स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भले ही आप सेकेंड डिवीजन पास हुए हो एसएससी अपने 10th में 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को भी अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द एग्जाम, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्रिएट अ स्टडी प्लान। आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए एसएससी सीजीएल का और एक स्टडी प्लान तैयार करिए और उस स्टडी प्लान पर फोकस रहिए, डेली टाइम दीजिए हर एक सेक्शन को। आज आपको ये सेक्शन पढ़ना है, इतनी देर ये सेक्शन, इतनी देर ये सेक्शन, 1 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, 1 घंटा आपको क्वांटिटेटिव पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। इस तरह से हर सेक्शन को आप टाइम दीजिए। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं उन पर आप स्पेशल फोकस करें, कि छोटी छोटी गलतियां ही आपको निगेटिव मार्किंग दिला सकती हैं। तो जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, मैथ्स में या फिर इंग्लिश ग्रामर के जो फंडामेंटल्स है, कहाँ डू है, कहाँ डज है, शैल विल, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, इन पर आप तगड़ा फोकस करिए, यही आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दोगे तो क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, कम टाइम में ही कैसे आप अच्छा स्कोर करें, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, और आपको जो एग्जाम इन्वायरमेंट का एक्चुअल आइडिया होता है वो आपको लग जाएगा, तो आप मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली रिवीजन करिए। आपका डेली रिवीजन करने से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में अच्छी तरह से रिफ्रेश होते रहते हैं, वो आपको याद हो जाते हैं। आपने आज जो पढ़ाई की उसको कल रिवाइज कीजिए, कल जो पढ़ाई की उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज कीजिए, 1 हफ्ते बाद जो पढ़ाई की उसको 1 महीने बाद अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तब भी वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, रिफ्रेश होती रहती हैं। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन। कुछ ऐसे शॉर्टकट टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको कि आपको जानना ज़रूरी है, कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि हम अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़िए, उसको जान लीजिए। जो इजी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन पर फोकस करिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं जो शॉर्टकट्स हैं। मैथमेटिक्स में स्पेशली उनको आपको सीखना जरूरी है, जिससे कि आप टाइम बचा सकें। लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने से बढ़िया कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, उनको सीखिए, वो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप में पार्टिसिपेट करिए, उसको दीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम के कंडीशंस से भली भांति परिचित हो सकें, जान सकें। उसके अलावा रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरी को, आपके जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बूस्ट अप करने में, उनको बिल्डअप करने में। ठीक है, ये आपके इंग्लिश
स्किल आपकी इंग्लिश नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 1 महीने तक आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं तो उसको छोड़िए मत, प्रिपरेशन के दौरान उसको उस पर फोकस करिए। ओके, इसके अलावा है स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, वो आपके अंदर आना जरूरी है, जिससे कि आप जो क्वांटिटेटिव और रीजनिंग के सेक्शंस होते हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट स्किल, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के दौरान ही आप सॉल्व कर सकें। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकें, जान सकें, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, जो कॉम्प्रहेंशंस हैं और ग्रामर के सेक्शंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल के एग्जाम का एक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम इज एन एक्सीलेंट गेटवे टू करियर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें आपको एक एक्सीलेंट आपको गेटवे बन सकता है। इसके अलावा करियर स्टेबिलिटी आपको मिलती है, एक ग्रोथ मिलता है आपके प्रमोशंस के लिए और एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। फाइनल एडवाइस के तौर पे यही कहा जा सकता है, प्रिपेयर विद डेडिकेशन, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप योर गोल इन माइंड। हमेशा डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए और अपने गोल्स को हमेशा दिमाग में रखिए। विद द राइट अप्रोच सक्सेस इज अचीवेबल इन एसएससी सीजीएल। अगर आपका जो अप्रोच सही है तो आप आराम से एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में बस यही कहूंगा मैं, बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। या तो आपके लाइफ में सक्सेस हो सकती है या फिर आपके लाइफ में एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। ओके, तो अपने एक्सक्यूजेस से आगे बढ़िए, उनसे ज़्यादा मजबूत बनिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।